Hello everyone, welcome to the third part of our amendments of indirect taxation for CA final May 25 examination and onwards। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने चार चैप्टर्स हमारे सीक्वेंस में जीएसटी लॉ के कवर कर लिए थे। दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी के रिलेटेड अमेंडमेंट्स, रिवर्स चार्ज के रिलेटेड अमेंडमेंट्स, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ चार सर्कुलर्स आए थे, उन्हें एग्जामिनेशंस में जितनी छोटी छोटी एंट्रीज थी उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। वी विल प्रोसीड इन दिस वीडियो सेशन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में दो सर्कुलर्स आए हैं हमारे, दो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आए हैं क्योंकि कुछ जरूरी चीजों को इन्होंने क्लेरिफाई किया हुआ है। हम एक एक करके इन दोनों सर्कुलर्स को समझते हैं। दोनों सर्कुलर्स आर रिलेटेड टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड है। वैसे तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इनवॉइस चैप्टर का लिंक आएगा ही, क्योंकि आप जानते हैं जब आप टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे होते हैं तो इनवॉइस की डेट क्या थी, लास्ट ड्यू डेट क्या थी, ये सारी चीजें जानने के बाद ही आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल पाते हैं। तो हमें सेक्शन नंबर 13 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेक्शन नंबर 31 व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइसेज इन वेरियस केसेस, इन दोनों के कॉम्बो को रीड करते हुए इन दोनों सर्कुलर्स को कवर करना होगा। सो पहला सर्कुलर देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सर्कुलर अबाउट? द फर्स्ट सर्कुलर इज अबाउट सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल। होता क्या है, ये जो हाईवेज बनाए जाते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका टेंडर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकालता है और कहता है कि जो भी ये पर्टिकुलर हाईवे बनाना चाहता है उसको इसमें डीबीओटी मॉडल में काम करना पड़ेगा। व्हाट इज डीबीओटी? डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। यानी पहले वो डिजाइन करेगा, फिर उसे बनाएगा, फिर उसे ऑपरेट भी करेगा और फिर उसे एनएचआईए के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ बनाने का काम नहीं होता, बनाने के बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी होता है। जैसे कि आपने हाईवे बना दिया तो हाईवे बनाने के बाद उसे ऑपरेट करना, उसका रिपेयर देखना, उसका मेंटेनेंस देखना, ये सब भी करना होता है, जिसके अंदर धीरे 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 करके कंसीडरेशन दिया जाता है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दैट पर्सन जिसने ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट पे लिया होगा। तो यहां सवाल क्या उठा कि जब ऐसे धीरे 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 करके पैसा दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इसका टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पर जैसे ही आपने सुना कि धीरे धीरे करके पैसा दिया जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो पहले लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी एज पर 31 सबसेक्शन 5, और उसके बाद आप 13 सबसेक्शन 2 में आएंगे और ये डिटरमाइन करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी इस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की, जिसमें कुछ कंफ्यूजन थी और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही ये सर्कुलर हमें बना के दिया गया है। तो पहले हम समझते हैं कि ये इशू क्या है और फिर उसके क्लैरिफिकेशन पे जाते हैं। तो इशू देखो क्या लिखा है, अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंसेशनरी has to construct the new road, यानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसे हम कंसेशनरी बुला रहे हैं, has to construct the new road and provide operation and maintenance which is generally spread over a period of 15 to 17 years। बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट हो गया and the payment of the same is spread over the years। What is the time of supply? For the purpose of payment of tax on the said service under HAM मॉडल। तो ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जिसके अंदर आप दोनों चीजें कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और ऑपरेट मेंटेन भी कर रहे हैं, तो इसे हाइब्रिड कह दिया। और एन्युटी इसलिए क्योंकि ईयर ऑन ईयर आपको ये काम करते रहना है। तो ये जो HAM मॉडल के अंदर कंसेशनरी को कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देनी पड़ रही है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो क्लैरिफिकेशन, अंडर द HAM मॉडल of concession agreements, such an agreement is known as the concession agreement, the highway development projects are under DBOT, design build operate and transfer, wherein the concessionary is required to undertake the new construction as well as the operation and maintenance, बनाने के बाद उसे संभालने का काम भी उनका ही है। The payment terms as well as O&M are provided in the agreement between the National Highway Authority of India and concessionary। Clearly वो जो agreement होता है उसमें payment terms लिखे होते हैं। ये बात सुनने पे एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 31 सबसेक्शन 5 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बताता है, जिसमें आप तीन बातें यहां पढ़ते हैं कि अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट ही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाएगी, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन पेमेंट करते हैं वही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाएगी, और अगर पेमेंट लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट है
तो जो कंप्लीशन ऑफ इवेंट है वो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाएगी। अब यहां पर जब हमने कहा एग्रीमेंट है और उसके अंदर पेमेंट टर्म्स दिए होते हैं, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग लेंथी कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, तो देयर बाय आपको एग्रीमेंट में ड्यू डेट दी होगी, और अगर एग्रीमेंट में ड्यू डेट दी होगी तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या बनने वाला है, द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो असर्टेनेबल है। ये पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंड HAM कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन। द पेमेंट टर्म्स आर स्टैगर्ड that the concessionaire is held accountable for repair as well as maintenance। धीरे धीरे करके हम इसे पैसे देते हैं। The contract needs to be looked at holistically based on the services to be performed and cannot be artificially split into two separate contracts। आप ऐसा नहीं बोल सकते कंस्ट्रक्शन अलग है, ऑपरेशन मेंटेनेंस अलग है, वो साथ में है, उसका पेमेंट भी साथ में ही दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। The concessionary is bound contractually to complete not only the construction but also to operate and maintenance। We are very clear about it। In HAM contract, the payment is spread over the contract period in installments and payment is made after specified period on completion of event as specified in the contract। The same appears to be covered under continuous supply of सर्विस, इसलिए इसे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में ले रहे हैं, बिकॉज इट इज स्प्रेड। हम जानते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन हमने 2 क्लॉज 33 के अंदर पढ़ी होती है। अकॉर्डिंगली एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 रेड विथ 31 सबसेक्शन 5, पहले 31(5) के अंदर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस चाहिए, फिर 13 सबसेक्शन 2 में आएंगे, तो पहले 13 सबसेक्शन 2 रिवाइज कर लें। 13 सबसेक्शन 2 में आपने क्या पढ़ा होता है सर्विसेज के केस में कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, तो द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द date of issue of invoice or date of payment whichever is earlier। अगर आप कहते हो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो the time of supply is the date of provision of service, that is the date of completion of service or the date of payment whichever is earlier। तो यहां लिखा है the time of supply under HAM contract if the invoice is issued on or before the specified date or the date of completion specified in the contract, it will be the earlier of the following, that is the date of issuance of invoice or date of receipt of payment। तो मतलब अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट whichever is earlier, जिसमें इनवॉइस टाइम पे इशू होना मतलब अगर ऐसा ड्यू डेट क्लियरली लिखा है तो ड्यू डेट होगी, और अगर बोला होगा कि नहीं इवेंट के बेसिस पे पेमेंट मिलेगी तो वो इवेंट के कंप्लीशन को आपको लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस लेना है। ये तो सॉर्टेड है सर, इसमें तो कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए ही नहीं था। क्लैरिफिकेशन कहां चाहिए था, वो ये पार्ट है, क्लैरिफिकेशन यहां चाहिए था। दैट इज दैट पार्ट जिसकी वजह से हमने ये इतना बड़ा डिस्कशन किया। क्लैरिफिकेशन यहां चाहिए था कि सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो उस केस में आंसर होता है डेट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और द डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो सर डेट ऑफ पेमेंट तो चलो पता चल जाएगी, द डेट ऑफ पेमेंट विल बी नोन कि कब पे किया, लेकिन सवाल ये उठा कि सर ऐसे 15-17 साल के कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या लिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीशन तो 15-17 साल बाद होगा ना, जब ट्रांसफर कर दिया जाएगा आफ्टर डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या कंसीडर किया जाए, इस चीज को लेके क्वेश्चन मार्क उठा इन केस ऑफ अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है उसे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। ये मेन आपकी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द ड्यू डेट जब तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी, द ड्यू डेट जब तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी, और द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। इसका मतलब द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस उस डेट को मान लिया जाएगा जिस दिन पेमेंट करने की ड्यू डेट थी। तो आपको मेन ये बात ध्यान में रखनी है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और the date of receipt whichever is earlier। In case of continuous supply of service, the date of provision of service may be deemed as the due date of payment of contract as the invoice is required to be issued on or before the due date of payment। इसीलिए लिया इसे हमने क्योंकि as per 31(5) ड्यू डेट तक ही तो इनवॉइस बनाना होता है ना, इसीलिए हम ऐसा मान लेंगे कि जो ड्यू डेट है उतने तक कंप्लीशन उतने प्रोपोर्शन का हो गया होना चाहिए जितना पेमेंट कर दिया गया है, क्योंकि वी नो जितना पेमेंट किया गया होगा उतने का ही टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। तो जितना पेमेंट ड्यू हो गया या जितना पे हो गया, उन दोनों में से जो whichever is earlier की डेट होगी आपको वो TOS बना देना है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट whichever is earlier जैसा आप जानते हैं वैसा ही रहेगा। ये पहली चीज इसमें क्लैरिफाई की गई। एक दूसरी चीज और क्लैरिफाई की गई जो बड़ी ऑब्वियस है, आपको ये क्लैरिफाई नहीं भी करती तो भी आप इसका जवाब यही देते, और वो नीचे अलग से लिख के आपको क्लैरिफाई किया गया कि सर कई बार ये इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में देरी हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी पे किया जाता है, लेट फीस वगैरह भी पे किया जाता है, तो क्या वो इंटरेस्ट और लेट फीस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और क्या उस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। तो यू नो इट, आपने वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा है सेक्शन
15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में यस, लेट फीस और चार्जेस जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होते हैं, वो उसके कंपोजिट सप्लाई होते हैं एंड उसके ऊपर भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो वही लिख के दिया है, इंस्टॉलमेंट्स एन्युटी पेएबल बाय एनएचएआई टू कंसेशनरी आल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट shall also be includable in the taxable value as per 15(2)(d). उसे भी इंक्लूड आपको करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कोई लोन का इंटरेस्ट थोड़ी होता है, ये इंटरेस्ट तो डिलेड पेमेंट वाला इंटरेस्ट होता है, देयर बाय एग्जाम नहीं किया जाता, इसे कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बना के इसके ऊपर ओरिजिनल रेट जो होती है वही लगा के इस पे टैक्स लगाया जाता है, ये वैल्यूएशन का पार्ट होता है। दैट्स इट, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का पहला सर्कुलर हो गया। मैं समराइज कर दूं तो एचएएम कॉन्ट्रैक्ट के तहत एनएचएआई और कंसेशनरी के बीच में जो डीबीओटी का एग्रीमेंट है, जिसमें 15 से 17 साल तक मेंटेनेंस करनी है और धीरे धीरे करके पेमेंट आएगा, ऐसी सिचुएशन में उसे हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं तो 31 सबसेक्शन 5 के तहत लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकाल लेते हैं। वो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकल के आ गई। अब आपने कहा इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर होगी, पर आपने कहा इनवॉइस टाइम पे इशू समझो नहीं हुआ, तो उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, तो हमने कहा डेट ऑफ कंप्लीशन क्या लिया जाएगा, तो डेट ऑफ कंप्लीशन कह दिया गया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ले ली जाएगी, जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो ले ली जाएगी और फिर उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर कर देंगे। और लास्ट में क्लैरिफाई कर दिया गया कि अगर कुछ लेट हुआ और लेट हो जाने की वजह से कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे की गई, जो जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया, तो वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये पहला हमारा क्लैरिफिकेशन हो गया। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का दूसरा और लास्ट क्लैरिफिकेशन, दूसरा सर्कुलर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर इज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम सर्विसेज। स्पेक्ट्रम सर्विसेज, यू नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम सर्विसेज? ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है, टेलीकॉम कंपनीज होती है, इनको सरकार को टेलीकॉम चार्जेस पे करने होते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन में लाइसेंस लेके स्पेक्ट्रम फीस वगैरह पे करने के लिए ये सब चीजों का टेंडर एलोकेशन वगैरह कराया होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन कुछ कंफ्यूजन उठी, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सर्कुलर बनाया गया। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है। यहाँ ट्रांजेक्शन होने वाला है गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी ले लो आप, वोडाफोन आइडिया ले लो, जियो ले लो, इस तरीके से टेलीकॉम कंपनी को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए टेलीकॉम कंपनी गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम फीस पे कर रही है। ये जो स्पेक्ट्रम फीस पे होती है, इस पे जीएसटी लगता है। ये स्पेक्ट्रम फीस पे जीएसटी लगाया जाता है। अब आप जानते हैं स्पेक्ट्रम फीस का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इट्स अ ह्यूज नंबर, और ये अक्रॉस वेरियस ईयर्स भी पे किया जाता है। हो सकता है एक बार में पे कर दिया हो अपफ्रंट, हो सकता है धीरे धीरे करके पे किया हो। अब अगर ये धीरे धीरे करके पे किया गया होगा, तो अगेन ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में चला जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में चला जाएगा तो सर वो तो दिक्कत नहीं है, हम उसके हिसाब से 31(5) के तहत लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस तो निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर आप ये जो सर्विसेज देख रहे हो ना, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर की जाएगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, और जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो 5000 से ज्यादा है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई भी है तो इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे टैक्सेबल तो किया जाता है अंडर रिवर्स चार्ज, एक्सेप्ट अ फ्यू पॉइंट्स, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर एनी काइंड ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस विद रिगार्ड टू पोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर या बाहर। ये सारे पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं उसको छोड़ के बाकी सब किस में चले जाते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर चले जाते हैं। आपने एग्जामिनेशन में एंट्री नंबर 6A B C D पढ़ा होता है, जिसमें एंट्री नंबर 6D में ये कवर हो जाएगा और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा नोटिफिकेशन 13/2017 के तहत। तो जैसे ये रिवर्स चार्ज में आ जाएगा एंड इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपको पता है कि रिवर्स चार्ज के केस में, सर्विसेज के केस में 13 सबसेक्शन 3 लगाया जाता है, ना कि 13 सबसेक्शन 2। ऊपर जो भी आपने केस पढ़ा था एनएचएआई वाला, उसमें 13 सबसेक्शन 2 लगा बिकॉज इट वाज नॉट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट वाज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। व्हाई? बिकॉज यहां पर 13 नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 में इसे कवर कर लिया जाता है। तो अब सर प्रॉब्लम ये हुई कि सर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी है अगर धीरे धीरे करके पेमेंट आ रही है, और 13(3) भी लगेगा। अब 13(3) में आपने क्या पढ़ा होता है? 13(3) में आपने पढ़ा होता है पेमेंट डेट लो और इनवॉइस में प्लस 61 डेज कर दो, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस की डेट में प्लस 60 डेज का अगला दिन। तो इस तरीके से 61st डे हम ध्यान में रखते हैं। तो अब ये क्लैरिटी नहीं थी लॉ में
कि सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी क्या 13(3) इसी तरीके से एप्लीकेबल किया जाएगा कि इनवॉइस की एक्चुअल डेट लो प्लस 61 डेज कर दो और पेमेंट से कंपेयर करके व्हिचएवर इज अर्लियर कर दो। ये क्लैरिटी नहीं थी। इस सर्कुलर के थ्रू इन्होंने सिर्फ स्पेक्ट्रम फीस को क्लियर नहीं किया है, किसी भी तरह के कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस को क्लियर किया है। यानी कि ये सर्कुलर आपको सुनने में लगेगा खाली स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये सर्कुलर ये क्लियर करता है कि कोई भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है और वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, तो उसका टीओएस कैसे निकालेंगे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, उस बात को ये सर्कुलर कवर करता है। खाली इस ट्रांजैक्शन को यूज करके इस सर्कुलर ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि ये कुछ नया बताएगा आपको। ये आपको जो 13(3) में लिखा है वैसा नहीं बताएगा, आपको कुछ नया कंटेंट क्रिएट करके ये देगा। तो हम देखते हैं इसके अंदर, देखो क्या हुआ। पहले मैंने आपको खाली बेस रेडी कर दिया। अंडर द स्पेक्ट्रम, दैट इज स्पेक्ट्रम सर्विसेज refer to services that use radio waves spectrum to send data wirelessly. This includes services like mobile phone वगैरह वगैरह. Allocation model followed by Department of Telecommunication. The bidder, that is the telecom operator, bids for securing the right to use the spectrum offered by the government. Here the service provider is the government. ये सामने यहाँ लिखा. And the service recipient is the bidder, telecom operator. The GST is to be charged by the on the supply of spectrum allocation service by the recipient of service on reverse charge basis. You know this, notification number 13/2017. In case where the full upfront payment is made, GST would be payable when the payment of the said upfront amount is paid or is due, whichever is earlier. नई बात आ गई। यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने जो 13(3) में पढ़ा होता है वो नहीं लगाने को कहा है। अगर कहा है सिंगल शॉट में पेमेंट किया है, सिंगल शॉट में पेमेंट किया है, तो जो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो जिस दिन ये पेमेंट ड्यू हुई या जिस दिन ये पेमेंट हुई, उन दोनों में से whichever is earlier होगा। मतलब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier, that's it, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। यानी आपको वो इनवॉइस में प्लस 61 डेज वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लेना है, उन दोनों में से whichever is earlier कर देना है। अगर एक बार में सिंगल शॉट पेमेंट हुआ तो, अगर सिंगल शॉट पेमेंट नहीं हुआ, deferred पेमेंट किया गया in specified installment, the same shall be considered as continuous supply of service, since the supply is provided by the supplier to the recipient for a period which is exceeding 3 months with periodic payment obligation. You know this कि 3 months से ज्यादा का अगर कोई ड्यूरेशन होता है जिसमें धीरे धीरे करके पैसे दिए जा रहे हैं तो वो continuous supply of service है. This is the definition. Further, in the given case, since the date of payment to be made by the telecom operator is clearly ascertainable from the relevant documents, the invoice shall be issued as per 31(5)(a). 31(5)(a), B, C में से कौन सा A? क्योंकि ड्यू डेट क्लियरली असर्टेनेबल होगी ना, क्योंकि यहां पर क्लियरली एग्रीमेंट में लिखा होगा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो आपको पता होगी, तो वही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाती है। As per this section, in case of continuous supply of service where the due date of payment is ascertainable, the invoice shall be issued on or before such due date of payment. तब सवाल उठा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? Accordingly, tax invoice will be required to be issued in respect of the said supply of services on or before such due date of payment as per the option exercised. Thus, in cases GST would be payable as and when the payment are due or made, whichever is earlier. मतलब सर फुल पेमेंट एक बार में हो या स्टैगर्ड करके पेमेंट हो, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका क्लियरली बता दिया जिसमें कोई फर्क नहीं है। The due date of payment or the actual date of payment, whichever is earlier, that's it. आपको और कुछ नहीं करना है। इसका लॉजिक इन्होंने दिया कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, धीरे धीरे करके पे कर रहे हैं, तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होती है वही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस होती है ना। तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एक तो वो ले लो और दूसरी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ले लो। अब अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 मार्च है और आपने एक्चुअली 12 मार्च को पे कर दिया तो 12 मार्च आंसर हो जाएगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 मार्च है और आपने 18 मार्च को पे किया तो आंसर 15 मार्च हो जाएगा। वेरी सिंपल। यानी सर वो जो आप इनवॉइस प्लस 61 डेज करते हो ना, वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में नहीं करना है। आपको सीधे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier कर देना है। दैट्स इट। अगर धीरे धीरे करके पेमेंट हो रही है तो जितनी पेमेंट होने वाली है उसके रिलेटेड ड्यू डेट और एक्चुअल डेट, फिर वापस जितनी पेमेंट होने वाली है उसके लिए ड्यू डेट और एक्चुअल डेट, ऐसे करके कई बार टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। और अगर एक बार में हो गई तो वो एक बार की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट whichever is earlier। तो सर ये खाली स्पेक्ट्रम के लिए है क्या? खाली स्पेक्ट्रम के लिए है। नीचे क्लैरिफाई करके बोला, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सिमिलर ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई में अप्लाई इन अदर केसेस ऑल्सो।
बाकी जगहों पे भी लगाया जाएगा, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टू द सक्सेसफुल बिडर फॉर द राइट टू यूज द सेड नेचुरल रिसोर्सेज कंस्टिट्यूट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें भी अपफ्रंट पेमेंट होगा या फिर पीरियोडिक पेमेंट्स किया जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है गवर्नमेंट, तो भी ऐसा ही करती है, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पेमेंट करते हैं, वो भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है, वो भी रिवर्स चार्ज में जाता है, तो वहां भी ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। आपको समझ आ गया होगा कि हमारे सेकंड सर्कुलर के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे दोनों सर्कुलर्स टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन सप्लाई में टोटल 3 अपडेट्स किए गए हैं, एक एक करके हम इन सारे अपडेट्स को कवर करते हैं। हमारा पहला अपडेट किया गया है अंडर रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 का बैकग्राउंड अगर आप पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो रूल 28 में आपने पढ़ा होता है कि सर अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ है बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन नंबर 15 ने कही थी कि रूल 28 के तहत निकाली जाएगी। आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, और अगर कंसीडरेशन भी नहीं है तो भी आपको रूल 28 के तहत उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो रूल 28 सब रूल 1 के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के जो वैल्यू ऑफ गुड्स होंगे वो ले लो, या फिर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपको रूल 30 और रूल 31 का इस्तेमाल करके पूरी वैल्यूएशन कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनती है। दिस इज नॉट न्यू, ये आपको पहले से पता है 28 सब रूल 1। अब ऐसे ही 28 सब रूल 1 के अंदर आता है एक 28 सब रूल 2, जो भी पहले से एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं है ये नया सब रूल आया है, ये पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसके अंदर 3 अपडेट्स किए गए हैं। 3 अपडेट्स इस सब रूल के अंदर कहां किए गए हैं, ये वर्ड लोकेटेड इन इंडिया ऐड किया गया है इस सब रूल 2 के अंदर, जो सर्कल किया गया। दूसरा पर एनम ऐड किया गया है, जो अगेन सर्कल किया, और जो तीसरी बात ये प्रोविजो सब रूल 2 के अंदर ऐड किया है। मतलब टोटल 3 बातें यहां पर अपडेट की गई है जो सब रूल 2 के अंदर लिखा हुआ था। सब रूल 2 सब रूल 1 को ओवरराइड करता है, यानी सब रूल 2 लग गया तो सब रूल 1 को भूल जाना होता है। और ऊपर मैंने आपको पहले सब रूल 1 में क्या बताया, ये 3 सीक्वेंस फॉलो करने होते हैं। हालांकि आपने सब रूल 1 में 2 बातें और पढ़ी होती है कि अगर सर आप चाहो तो अगर आपका सामान ऐसे का ऐसे ही आगे बेचा जा रहा है किसी अनरिलेटेड पर्सन को, तो 90% ऑफ सच वैल्यू भी ले लोगे तो वो भी चलेगा, ये एक ऑप्शन होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या होता है कि सर अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी, अगर रेसिपिएंट है वो एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी, तो उस केस में जो आपकी इनवॉइस वैल्यू होती है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाता है। रूल लग के भी नहीं लगता क्योंकि आपकी वैल्यू को ओके कर दिया जाता है। रूल नंबर 28 में ये आपको 2 प्रोविजंस पढ़े होते हैं आपने। अब सब रूल 2 में आपने क्या पढ़ा होता है कि सब रूल 1 को भूल जाओ, सब रूल 1 को भूल जाओ इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। व्हाट इज द स्पेसिफिक सिचुएशन, कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई कॉर्पोरेट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई कॉर्पोरेट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने गारंटी प्रोवाइड की है सब्सिडरी कंपनी के लिए गए लोन पे। तो सब्सिडरी कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से कोई लोन लिया है, उस लोन पे होल्डिंग कंपनी ने गारंटी प्रोवाइड की है, तो वो जो गारंटी प्रोवाइड की गई है वो एक सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन माना जाता है, और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी वो आपको सब रूल 2 के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देख लें तो कुछ ऐसा हो गया कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन बन गए। सब्सिडरी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है और इस होल्डिंग कंपनी ने इस लोन पे गारंटी प्रोवाइड की है, तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस हो गए, ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो गए। तो हम सब रूल 2 के अंदर ये बात पढ़ते थे, अभी तक भी मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, आपको सिर्फ सब रूल 2 रिवाइज करा रहा हूं। सब रूल 2 के अंदर हम ये पढ़ते थे कि ये जो गारंटी प्रोवाइड की गई, इस गारंटी का वैल्यूएशन सब रूल 2 के तहत किया जाएगा, जिसके अंदर आपको कहा जाता था कि सर 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। मतलब अगर गारंटी दी गई है 50 करोड़ की, तो 50 करोड़ का 1%, और जो एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज किया होगा ना होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से फॉर प्रोवाइडिंग दिस गारंटी, वो अमाउंट ले लो, और उन दोनों में से विच एवर इज हायर आप कंसिडर कर लो। जिसमें आप कहोगे सर अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं किया गया तो उस केस में 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट ही हायर हो जाएगा, और वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये बात आपने सब रूल 2 में पढ़ी हुई है, दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो। अब इसी सब रूल 2 में मैंने आपको कहा 3 अपडेट्स क्या किए गए। 3 अपडेट्स में पहला अपडेट ये किया गया, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ सप्लायर
टू अ रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि अब ये सब रूल 2 तभी लगाया जाएगा जब रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया। यानी हमारे डायग्राम में जो हमने रेसिपिएंट के बारे में पढ़ा, अभी तक यहां ऐसा नहीं लिखा था कि ये लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब ये कोई भी हो सकता था। अब हमने कह दिया ये रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, तो ही ये सब रूल 2 लगाया जाएगा। एंड सर व्हाट अबाउट सप्लायर? सप्लायर कोई भी हो सकता है, यानी कि वो लोकेटेड इन इंडिया भी हो सकता है और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो रेसिपिएंट है वो लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, तो ये सब रूल लगाया जाएगा। पहले ऐसा लिखा हुआ नहीं था, तो ये पहली चीज हो गई। बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient shall be deemed to be 1% of the amount of such guarantee offered or actual consideration whichever is higher, जिसमें 1% के आगे क्या लगा दिया गया? पर एनम लगा दिया गया। सर इसके क्या मायने हो गए? इसके मायने ये हो गए कि सर वो जो गारंटी प्रोवाइड की गई है ना, समझो वो आपकी 1 करोड़ की गारंटी प्रोवाइड की गई है। 1 करोड़ की गारंटी प्रोवाइड की गई है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं चुका दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बैंक को हमने ये गारंटी दी है हमारी सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि वो रेसिपिएंट है और हम सप्लायर हैं। तो ये जो 1% लगाया जाता था, ये 1% सीधे आप 1 करोड़ पे जब लगाते थे तो सीधे 1 करोड़ पे 1 टका लगाया, दैट्स इट, हो जाता था। लेकिन अब इसे पर एनम बोल दिया गया है। मतलब समझो अगर गारंटी 5 साल की होगी, अगर गारंटी 5 साल की होगी तो 1% इंटू 1 करोड़ इंटू 5 करना पड़ेगा आपको, इंटू 5 भी करना पड़ेगा, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से कंपेयर करके विचएवर इज हायर करना होगा। मतलब पहले फ्लैट 1% था, अब 1% पर एनम है, तो अगर 3 इयर्स की गारंटी है तो इंटू 3 करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही सर अगर समझो 6 महीने की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है तो 1% इंटू गारंटी का अमाउंट इंटू 6/12 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सिर्फ 6 ही महीने की आपकी गारंटी है। इस तरीके से पर एनम इंसर्ट कर दिया गया, ये दूसरा अपडेट कर दिया गया। इसके रिलेटेड अभी कुछ सर्कुलर में भी हम बातें करेंगे, ये मेन पहले हम अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरी बात यहां पे क्या डाली गई? ये प्रोविजो डाला गया। जो प्रोविजो वही प्रोविजो है जो सब रूल 1 के अंदर भी था, लेकिन ये प्रोविजो क्योंकि सब रूल 1 में था, सब रूल 2 में नहीं था, और सब रूल 2 सब रूल 1 को ओवरराइड कर देता है। ये प्रोविजो सब रूल 2 में एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था, बट उसे एप्लीकेबल कर दिया है। इसका मतलब अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, the value declared in invoice shall be deemed to be the value of supply of service। इसका मतलब कि अगर जो रेसिपिएंट है इज एलिजिबल टू टेक फुल आईटीसी, जैसा आपने सब रूल 1 में पढ़ा होता है, तो फिर ये सब इतना टाइम पास करना ही नहीं होता। आपको सीधे क्या बोल देना होता है कि जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, एक्चुअल कंसिडरेशन को ही क्या मान लिया जाएगा? ओपन वैल्यू मान ली जाएगी, और उसी को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके आगे बढ़ सकते हो। आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन हो जाता है पहले सब रूल 2 के अंदर। सब रूल 2 में आप क्या कह रहे हो? दो रिलेटेड पर्सन है, सप्लायर और रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कहां लोकेटेड है? इन इंडिया। रेसिपिएंट इन इंडिया लोकेटेड है, और उसने गारंटी प्रोवाइड की है टू द रेसिपिएंट, क्योंकि उसने कोई लोन लिया है फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो जो गारंटी का अमाउंट है उसका 1% पर एनम करना है, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर कर देना है आपको। यानी एक्चुअल जो भी अमाउंट आपने चार्ज की होगी वो ले लेना है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक फुल आईटीसी, तो उस केस में ये सब भी मत करो। आपने जो एक्चुअल वैल्यू दिखाई होगी गारंटी चार्जेस की, वही आपको ले लेना है। आपको अलग से कोई भी 1% करने की जरूरत नहीं है। ये सब रूल 2 इन्होंने डाला, और ये डालने के बाद इसके रिलेटेड कई सारे क्लैरिफिकेशंस दे दिए, कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस है, क्योंकि इससे आराम से एमसीक्यू या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे पहले तो दिया है, इफ अ सप्लायर गिव्स अ कॉर्पोरेट गारंटी on behalf of a related party located in India for securing of credit facilities from a bank or financial institution by such related party, the value of service will be determined as follows: 1% of the amount of guarantee offered per annum or actual consideration whichever is higher। हालांकि एक्सेप्शन क्या है? if the recipient is eligible for full ITC, value declared in the invoice shall be deemed to be the value of the said supply। इतना ही पढ़ाया आपको, वही चीज आपको सिर्फ एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कवर करा दी। अब उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ चीजें क्लैरिफाई की गई, और ये सब केयरफुली सुनना, छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस है बट जरूरी है। पहला क्लैरिफिकेशन, लोन ओनली पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एट ऑल। हुआ क्या? हाँ, सो हम कह रहे थे कि आपने गारंटी समझो 1 करोड़ की प्रोवाइड की है, गारंटी 1 CR की प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसके सामने जो लोन है वो शायद 70 लाख का ही लिया गया, या लोन अभी डिस्बर्स ही नहीं हुआ, लोन बाद में डिस्बर्स होने वाला है, गारंटी प्रोवाइड कर दी गई है 1 करोड़ की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? गारंटी अमाउंट प्रोवाइड कर दी गई है, उसके ऊपर 1% लगाया जाएगा, या फिर लोन की अमाउंट देखेंगे और जब लोन दिया जाएगा उसके हिसाब से 1% लगाया जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया, इन केसेस वेयर द लोन इज ओनली पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एट ऑल बाय द रेसिपिएंट,
the value of the corporate guarantee will be calculated based on the amount of guarantee and not on the amount actually disbursed. यानी कि कितना डिसबर्स हुआ लोन उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमें गारंटी अमाउंट से मतलब है। गारंटी अमाउंट आपकी 1 करोड़ है, अब लोन ज्यादा हो कम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, गारंटी अमाउंट पे 1% और एक्चुअल कंसीडरेशन व्हिचएवर इज हायर आपको करना है। इसी डिस्कशन में यह भी क्लैरिफाई किया गया कि रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलेगा इररिस्पेक्टिव कि लोन एक्चुअली डिसबर्स हुआ है या फिर कब डिसबर्स हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब जीएसटी पेबल आ गया, सप्लायर ने वो जीएसटी सरकार को पे करना है, तो रेसिपिएंट को आईटीसी तो मिलेगा ही। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोन डिसबर्स हुआ है, कम हुआ है, कब हुआ है, अगले साल हुआ है, दैट डज नॉट मैटर। आपको गारंटी अमाउंट पे ही सीधे सीधे 1% लगाना है और पर एनम, और उसके बाद आपको सामने वाले को उसको पूरा आईटीसी देने का भी मौका मिलेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या क्लियर की गई? टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। व्हाट इज द टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन? समझो मैंने जब रेसिपिएंट को गारंटी प्रोवाइड की थी, क्योंकि उसने किसी बैंक से लोन लिया था, समझो एसबीआई से लोन लिया था, एसबीआई से लोन लिया था और उसके ऊपर हमने गारंटी प्रोवाइड की हुई थी रेसिपिएंट के लिए गए लोन से जो उसने एसबीआई से लिया था। अब किसी वजह से रीफाइनेंसिंग हो गई और जो एसबीआई से लिया हुआ लोन था वो चला गया आईसीआईसीआई बैंक के नाम पे, तो टेक ओवर हो गया एग्जिस्टिंग लोन का, यानी कि वो जो लोन है वो शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम एसबीआई टू आईसीआईसीआई बैंक। तो सवाल उठा कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, क्योंकि गारंटी तो अब एसबीआई से हटके आईसीआईसीआई बैंक पे शिफ्ट कर दी गई होगी। तो इस सर्कुलर ने क्लियर किया कि जब भी ऐसा होता है कि टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन हो जाता है टू अनदर बैंकिंग कंपनी, दिस इज मियरली एन असाइनमेंट। ये सिर्फ एक असाइनमेंट होता है जिसके ऊपर हम पहले ही जीएसटी चार्ज कर चुके हैं कॉर्पोरेट गारंटी पे, इसमें हम कोई फ्रेश वापस जीएसटी चार्ज करने वाले नहीं हैं। Since said the activity of takeover of loan does not fall under the service of providing by a supplier to a recipient, thus GST will not be payable unless there is issuance of fresh guarantee or renewal of existing corporate guarantee। अगर altogether नई गारंटी है तो हम चार्ज करेंगे, अगर रिन्यूअल ऑफ गारंटी है तो भी हम चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ शिफ्टिंग है, खाली असाइनमेंट है, तो उस केस में हम चार्ज करने वाले नहीं है। इस पॉइंट से मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। समझो एसबीआई से कोई लोन लिया हुआ है रेसिपिएंट ने और उस पर आपने गारंटी प्रोवाइड की है, और वो गारंटी प्रोवाइड की गई है 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए गारंटी प्रोवाइड की गई है। 2 इयर्स के लिए गारंटी प्रोवाइड की गई है जो 1 करोड़ की गारंटी है। तो 1 करोड़ पे जब आप 1% करेंगे, 1 करोड़ पे जब आप 1% करेंगे तो इंटू 2 करेंगे, क्योंकि पर एनम है, तो इंटू 2 करेंगे आप और एक्चुअल से कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर करेंगे। अब इतने पे जीएसटी पेबल आ गया और रेसिपिएंट ने फुल आईटीसी भी उसके ऊपर ले लिया। इतनी बातें पहले क्लियर हो गई। अब 1 साल बीता और 1 साल के बाद इस एसबीआई से लिए गए लोन को रीअसाइन कर दिया गया टू आईसीआईसीआई। तो ऐसी सिचुएशन में ये मियर रीअसाइनमेंट है, ये सिर्फ असाइनमेंट हुआ है। अगर ये सिर्फ असाइनमेंट हुआ है तो आपको फिर से फ्रेश कोई जीएसटी पेबल कैलकुलेट नहीं करना, जो हुआ हुआ था वो हुआ हुआ है, आपको कुछ भी नया नहीं करना। बट अगर समझो हम यहां पर ऐसा कह देते, सिचुएशन चेंज करके हम ऐसा कह देते कि आपने 1 ही साल की गारंटी ली हुई थी, 1 ही साल की गारंटी दी हुई थी एसबीआई को, तो देयर बाई जब 1 करोड़ पे 1% किया होगा तो 1 ईयर का ही किया होगा, 1 करोड़ पे 1% ही किया होगा, आपने 2 इयर्स का तो किया नहीं होगा क्योंकि 1 ही साल की गारंटी थी। अब वो जब आईसीआईसीआई को शिफ्ट की गई तो ये मियर असाइनमेंट थोड़ी है, ये तो रिन्यूअल होगा, क्योंकि यहां पर आपको फिर से 1 साल का कॉर्पोरेट गारंटी देना पड़ेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में इसे असाइनमेंट थोड़ी माना जाएगा। अब आपने फिर से जो 1 करोड़ की गारंटी पे फिर से 1 साल की गारंटी दी है, तो 1 करोड़ पे फिर से 1% का जीएसटी पेबल कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज ये फ्रेश इशुएंस या रिन्यूअल की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझो सर टेक ओवर नहीं होता, टेक ओवर नहीं होता तो एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, एसबीआई से आपने लोन लिया हुआ था और उस पर गारंटी प्रोवाइड की गई थी और वो 2 साल की थी, 2 साल की थी, तो आपने 1 करोड़ पे 1% इंटू 2 किया होगा, एसबीआई के पास ही थी। अब एसबीआई के पास ही रिन्यूअल हुआ, एसबीआई के पास ही रिन्यूअल हुआ 1 साल का, तो वापिस जब रिन्यूअल हुआ होगा तो 1 करोड़ पे 1% फिर से चार्ज किया जाएगा। फिर वो हो गया, फिर से 3 साल का रिन्यूअल हुआ, तो जब 3 साल का रिन्यूअल हुआ तो फिर से 1 करोड़ पे 1% 3 साल का किया जाएगा, इंटू 3 कर दिया जाएगा। इस तरीके से जब जब रिन्यूअल करेंगे तब तब वापस कैलकुलेशन किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ रिन्यूअल, क्योंकि हर जगह करना आपको पर एनम है। ये दूसरी बात हमारी क्लैरिफाई हो जाती है। नेक्स्ट, इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के केस में क्या किया जाएगा, इसके अंदर इन्होंने क्लियर किया कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कब रिवर्स चार्ज लगेगा और कब उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना दिया जाएगा एंड देयर बाय वो जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरीके से यहां पर हमें 3 केसेस कवर करने हैं, एक कब फॉरवर्ड चार्ज है, दूसरा कब रिवर्स चार्ज है, और तीसरा कब हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानने वाले हैं। और ये कॉमन सेंस पे है,
आप खुद भी सोचोगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में बोला है, वेयर द डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इशू intra-group guarantees, GST is to be paid under forward charge mechanism and invoice is to be issued by the supplier of the service of providing corporate guarantee to the related recipient under section 31। इन्होंने कहा पहली बात तो देखो फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, ये हमने क्लियर कर दिया। तो वैसे भी आपको ये बात पता होती है, कुछ नहीं बोला होता है तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, क्योंकि रिवर्स चार्ज और ईसीओ तो तब लगेगा ना जब नोटिफाइड होगा, तो देयर बाय फॉरवर्ड चार्ज ही लगना चाहिए। लेकिन ये बोल के फिर क्या कहा कि when the corporate guarantee is provided by an overseas entity for a related entity located in India, GST would be payable under reverse charge mechanism। यानी कि समझो अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों इंडिया में, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों इंडिया में है, तो ऐसी सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर होल्डिंग कंपनी बाहर है और सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, जिसमें मैं मान रहा हूं होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दी है, तो होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर है और सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर नहीं होगा। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने क्या कही, the above provisions will not apply in case of export of service of providing corporate guarantee between related person, that is where the recipient of the service is located outside India। इसीलिए तो वहां हमने 28 सब रूल 2 में अमेंडमेंट किया ना, 28 सब रूल 2 के अंदर हमने बोल दिया रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए। अगर रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और जो सप्लायर है वो इन इंडिया है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई हो जाएगा, एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई हो जाएगा तो उस पर जीएसटी पेबल नहीं आएगा। मतलब सर 4 केसेस बना लो ना आप, 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर बाहर है रेसिपिएंट इंडिया में है तो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर इंडिया में है रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस। एंड अगर सप्लायर भी बाहर है रेसिपिएंट भी बाहर है तो वो तो हमारे स्कोप में ही नहीं आया ना, उस पे हम कैसे जीएसटी लगा सकते हैं, वो तो हमारे स्कोप में ही नहीं आया, वो तो टैक्सेबल टेरिटरी में ही नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगाने की बात उठती ही नहीं है। ये एक और हमारा क्लैरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद दिया है अगर कॉर्पोरेट गारंटी मल्टीपल ईयर्स की होती है या लेस देन 1 ईयर के लिए होती है तो क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपके साथ डिस्कशन में ले लिया, सिर्फ पढ़ लो आप। Where the said service is provided for a particular number of years, it shall be 1% of the amount of guarantee offered multiplied by the number of years for which the said guarantee is offered or actual consideration whichever is higher। GST is payable at the time of issuance of such guarantee। ये बात इंपॉर्टेंट है जो नहीं है, GST is payable at the time of issuance of such guarantee। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी बताया है, टाइम ऑफ सप्लाई इज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ गारंटी, टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्लियर कर दिया, इट इज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ गारंटी। और अगर मल्टीपल ईयर्स का है तो 1% पर एनम है तो मल्टीप्लाई कर देना विद द नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे क्लियर किया है। when it is provided for less than a year, say half a year, तो उस सिचुएशन में आपको 6/12 कर देना चाहिए और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher आपको लेना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन हमारा हो गया। उसके बाद एक दिया है कॉर्पोरेट गारंटी अगर मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज ने प्रोवाइड की है। मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज का मतलब ये हो गया कि समझो जो सप्लायर है ना वो मल्टीपल है, 3-4 सप्लायर्स ने मिलके रेसिपिएंट की किसी लोन पे गारंटी प्रोवाइड की है, तो रेसिपिएंट ने समझो 1000 करोड़ का लोन ले लिया। अब 1000 करोड़ का लोन ले लिया तो एक अकेली कंपनी इसकी गारंटी नहीं दे पा रही है क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो 4 रिलेटेड कंपनियों ने मिलके इस 1000 करोड़ को की गारंटी प्रोवाइड की है। 4 कंपनियों ने मिलके मतलब को गारंटर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सर फिर कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, तो सर सिंपल जो प्रोपोर्शनेट लॉजिक होता है ना वही बताया है, कुछ नया यूनिक नहीं बताया है। जो सिंपल लॉजिकल होना चाहिए सर किसने कितने कितने की गारंटी प्रोवाइड की उसके हिसाब से 1% कर दो और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, जिसमें एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है तो दिक्कत ही नहीं है, बट अगर 1% ज्यादा है तो वही अमाउंट ले ली जाएगी। यही बात लिख के दिया है। इन केसेस वेयर द कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज, वी फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द टू वैल्यू इज हायर, द सम ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और 1% ऑफ द टोटल गारंटी अमाउंट। तो पहले तो आप टोटल कितना गारंटी अमाउंट पे कितना टोटल गारंटी अमाउंट है उस पे 1% कर लो और एक्चुअल कंसिडरेशन जो चार्ज किया गया उन दोनों में से व्हिचएवर इज हायर कर लो। ये पहले कर लो आप, जिसमें अगर टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन ही हायर है तो सॉर्टेड ही है ना, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आया वही आपका आंसर बन जाएगा। बट अगर 1% ऑफ द टोटल गारंटी हायर आया तो जीएसटी शैल बी पेएबल बाय ईच को गारंटर प्रोपोर्शनेटली ऑन 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम। यानी ये क्या बोल रहे हैं, सिंपल बता देता हूं मैं आपको, चारों ने मिलके जो कंसिडरेशन लिया पहले वो ले लो, वो ले लो, और जो चारों ने मिलके टोटल गारंटी प्रोवाइड की उसका 1% पर एनम कर लो, दोनों में से व्हिचएवर इज हायर कर दो, दोनों में से व्हिचएवर इज हायर करके अगर एक्चुअल वाला अमाउंट ज्यादा आया तो वही आंसर है, बात खत्म। लेकिन अगर 1% वाला अमाउंट ज्यादा आया तो उस केस में फिर आपको क्या करना है कि सबने कितनी कितनी गारंटी प्रोवाइड की उसके हिसाब से आपको 1% करना होगा। तो अगर समझो 1000 करोड़ था, इसने 300 करोड़ की, इसने 200 करोड़ की, इसने 400 करोड़ की, इसने 100 करोड़ की, तो उस केस में रिस्पेक्टिव जो अमाउंट थी
उसके हिसाब से 1% पर एनम करना है और वही जीएसटी पेबल होगा। और अगर एक्चुअली ज्यादा आया था तो एक्चुअल जिसका जितना जितना था उतना उतना ही रहने वाला है। उस केस में आपको फिर कुछ नया नहीं करना, मतलब पहले टोटल बेसिस पे करोगे, टोटल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, पहले टोटल बेसिस पे करोगे। ये स्टेप जरूरी है, पहले टोटल बेसिस पे करोगे कि एक्चुअल कितना है और 1% ऑफ टोटल गारंटी कितना है, जिसमें अगर टोटल बेसिस पे एक्चुअल ज्यादा आ गया तो आपको एक्चुअल ही लेना है, रिस्पेक्टिव जिसका जितना एक्चुअल होगा। बट अगर टोटल बेसिस पे एक्चुअल ज्यादा नहीं आया, 1% वाला ज्यादा आया, तो उस सिचुएशन में रिस्पेक्टिवली जिसका जितना था उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट पे 1% जो होगा, आपको वही जीएसटी पेबल निकालने के लिए वैल्यू यूज करनी रहेगी। ये हमने हमारे सारे पॉइंट्स इसके रिलेटेड जो भी आए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा पहला डिस्कशन कंप्लीट हो गया विथ रिगार्ड टू अवर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। हमारा सेकंड डिस्कशन इन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्विसेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा डिस्कशन है। आप ये बात जानते हैं, एग्जेम्पशन चैप्टर में आपने पढ़ा होता है कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज होती है ना वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। और रीसेंट अमेंडमेंट, हमने एग्जेम्पशंस का जब चैप्टर लिया था इससे पिछले पार्ट में, तो आपने देखा था कि जो उसके रिलेटेड मीटरिंग चार्जेस होते हैं या लेबर चार्जेस होते हैं, डुप्लीकेट बिल के चार्जेस होते हैं, ये सब भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अब इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि मैं किसी जगह पे कोई जगह रेंट पे लेता हूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जिस रियल एस्टेट ओनर से या शॉपिंग मॉल के ओनर से या उस दुकान के ओनर से मैंने जिसने रेंट पे लिया, रेंटिंग के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो भी मैं उसे ही पे करता हूं और वो आगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करता है। तो होता यह है कि समझो मैंने 5 लाख रुपए की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, 5 लाख पूरे साल की। उसके अलावा मेरा एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर यह कहा गया था कि आप हर यूनिट जो यूज करेंगे, जिसके लिए मीटर लगाया हुआ है, हर यूनिट जो आप यूज करेंगे उसका आपको समझो 20 रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपीज पर यूनिट देना पड़ेगा। इस तरीके से जितने यूनिट्स किए पूरे साल में यूज इंटू 20 रुपए, प्लस जो 5 लाख रुपए थे वो भी आपको देने रहेंगे। तो सवाल क्या उठा यहां पर कि इस तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लिए जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस क्या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हो रहे हैं, तो इसे कॉम्पोजिट सप्लाई मान के जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेट है वो पूरे के पूरे वैल्यू पे इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को लेके जीएसटी लगाया जाएगा, या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली जो वैल्यू होगी 20 रुपी पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, उसे एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई करके कहा कि सर ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज नहीं है। यहां पर आपको जो प्रिंसिपल सप्लाई थी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके साथ इसे जोड़ के जो टोटल वैल्यू है उसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से टैक्सेबल करना होगा। हालांकि इसी सर्कुलर में फिर क्लियर किया गया कि सर अगर वो जो शॉप ओनर है वो आपसे रेंटिंग के चार्जेस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लेता है और फिर आगे पे करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वही अमाउंट लेता है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आती है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को जीएसटी नहीं लगाओगे, उसे आप कंपोजिट सप्लाई मान के उसे इंक्लूड नहीं करोगे। ये बात सुनने पे आपको लॉजिक ध्यान में आ जाना चाहिए इसका। आपने रूल नंबर 33 पढ़ा होता है सीजीएसटी रूल्स में, वैल्यूएशन के चैप्टर में, कि ये प्योर एजेंट वाली सर्विस मान ली जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि आपने कुछ एडिशन में चार्ज नहीं किया है, एक्चुअल अमाउंट ही ली है, तो उस केस में उस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है या कुछ ऑल टुगेदर नए तरीके से चार्ज लिया है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का, तो उसे कंपोजिट सप्लाई मान के हम जीएसटी लगाएंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली वही अमाउंट ली है जो बिल की अमाउंट थी, तो उसे एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट किया गया है ऐसा माना जाएगा, और खाली जो 5 लाख की अमाउंट थी ना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसी पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो क्विकली रीड कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इट इज क्लेरिफाइड दैट whenever electricity is being supplied as bundled with renting of immovable property or maintenance of premises as the case may be, it forms a part of composite supply and shall be taxed accordingly. The principal supply is the renting of immovable property or that maintenance as the case may be, and the supply of electricity is an ancillary supply. Even if the electricity is billed separately, the supplies will constitute a composite supply, and therefore the rate of principal supply, that is GST rate on renting of immovable property, would be एप्लीकेबल। ये बात तो आप वैसे भी जानते हैं ना कि सर बिलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पोजिट सप्लाई जब आप पढ़ते हैं बिल अलग बनाए या साथ में बनाए दैट डज नॉट मैटर, आपको उसे एंसिलरी सप्लाई को भी प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पे ही जीएसटी लगा के चार्ज करना रहेगा। फिर उसके नीचे क्लियर किया, हाउएवर where the electricity supplied by an owner
or a resident welfare association or real estate developer as a pure agent. Rule 33, it will not form a part of value of supply. Further, where they charge for electricity on actual basis, that is, they charge the same amount from their lessees or occupants as charged by the state electricity board or distribution companies, they will be deemed to be acting as a pure agent for this supply. यही बात आपको यहां पर डायग्रामेटिक फॉर्म में दी हुई है, सिंप्लीफाई करके दी हुई है. क्विकली इस डायग्रामेटिक फॉर्म को भी अगर हम देख ले तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन इट इज सप्लाइड एज अ प्योर एजेंट, क्योंकि इसे एक्चुअल बेसिस पे चार्ज किया गया है. हालांकि जब इलेक्ट्रिसिटी बंडल की गई है विद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस की सर्विसेज, तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. भले इलेक्ट्रिसिटी की बिल आपने सेपरेट बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी एंसिलरी सप्लाई है और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल सप्लाई है, तो ओवरऑल वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया जाएगा. ये हमारा दूसरा डिस्कशन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर का कंप्लीट होता है. हमारा लास्ट तीसरा डिस्कशन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के रिलेटेड, हमने एक सर्कुलर पढ़ा हुआ रहता है विथ रिगार्ड टू हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिसेस के बीच में जो इंटरनली इनवॉइसेस जनरेट किए जाते हैं, उसमें कैसे आईटीसी का मैकेनिज्म होता है, कैसे जीएसटी पेएबल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ होता है. ये आपके सामने सिर्फ रिप्रोड्यूस किया हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान में दिलाने के लिए. ये दो पॉइंट्स आपने पढ़े हुए रहते हैं, इस पॉइंट में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया है. दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा है, बट हम कंक्लूड करेंगे तो बहुत वन लाइन में इजीली इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं. यहां पर ऐड क्या किया गया है, मैं इश्यू डिस्कस करता हूं और उसके सामने इसका क्लैरिफिकेशन हम देख लेते हैं कि इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट की गई है बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो एक होल्डिंग कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया है और एक उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो इंडिया में है, तो रिलेटेड हो गए क्योंकि कंट्रोल करते हैं. द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 1 वैल्यूएशन करके सप्लाई बन जाएगी और उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो तो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, जो रेसिपिएंट है वो इन इंडिया लोकेटेड है, इसीलिए इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा. इन सच केसेस द रजिस्टर्ड पर्सन इज इंडिया इज रिक्वायर्ड टू इशू अ सेल्फ इनवॉइस एज पर 31(3)(f एंड पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. यू नो दिस कि आपको 31(3)(f के तहत इनवॉइस भी खुद ही बनाना पड़ेगा और जीएसटी भी खुद ही रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा और फिर आप उसका क्रेडिट बुक करके अपने पेएबल के सामने सेट कर सकते हैं. ये आप 31(3)(f और 31(3)(g जब इनवॉइस चैप्टर पढ़ते हैं तब आप ये डिस्कशन में ले लेते हैं. अकॉर्डिंगली, in cases where the foreign affiliate is providing certain services to the related domestic entity and where the full ITC is available to the said related domestic entity, how will the value of the said services be determined? अब ये मेन बात है. जैसे ही आप ये मेन बात पढ़ते हो आपके दिमाग में रूल 28 आना चाहिए. रूल 28 अभी हमने डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट अपडेट ही उसके रिलेटेड था. रूल 28 में आपने ऐसी बात पढ़ी थी कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी है और कोई इंडियन एंटिटी है और वो रिलेटेड पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में रूल 28 के तहत आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेनी होती है. लेकिन रूल 28 सब रूल 1 हो या रूल 28 सब रूल 2 हो, यानी कॉर्पोरेट गारंटी वाला केस ही क्यों ना हो, अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो उस केस में आपको जो इनवॉइस वाली होती है वही ले लेनी होती है. जिसमें अगर कोई इनवॉइस नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्चुअल कंसीडरेशन 0 रखेंगे और उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे. तो देयर बाय क्वेश्चन क्या उठा कि सर अगर हम फुल आईटीसी अवेलेबल होता है रेसिपिएंट को, तो उस केस में जो इनवॉइस वैल्यू होती है उसे ही डीम्ड वैल्यू मान लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में अगर समझो कोई इनवॉइस वैल्यू है ही नहीं, कंसीडरेशन है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में तो क्योंकि रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है, हमें कोई ओपन मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगा के इनवॉइस रेज करने की नीड ही नहीं है. तो फिर ये जो हम पढ़ते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये फिर भी पे करना होगा क्या? तो सर्कुलर के अंदर क्लैरिफाई यही किया गया, क्लैरिफिकेशन यही दिया गया कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप इनवॉइस नहीं बनाएंगे और उसे रिवर्स चार्ज में पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. और अगर आप बना के उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जीएसटी पे कर दीजिए रिवर्स चार्ज में और फिर उसी का आईटीसी ले लीजिए, वो भी चलेगा. तो यही चीज इन्होंने बताई है कि अगर इनवॉइस इशू किया गया तो द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू. In such cases, the value of such supply declared in the invoice by the said entity shall be deemed to be the open market value, क्योंकि recipient is eligible for full ITC. If the invoice is not issued, the value of supply को nil ले लिया जाएगा. Further, in cases where full ITC is available, if the invoice is not issued, the value shall be deemed to be nil and may be deemed as the open market value. Conclude कर देता हूं आपके लिए. कोई foreign affiliate है, कोई foreign entity है और कोई Indian entity है, वो related है, कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है, उस सर्विस की OMV आपको लेनी होती है. लेकिन जो रेसिपिएंट है वो एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी,
तो उस केस में वो इनवॉइस बना के रिवर्स चार्ज में पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो वैसे ही हमने कहा था कि उसमें चलता है आपकी OMV को हम इनवॉइस वैल्यू ले लेंगे तो उसे नील कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस नहीं बनाओगे तो चलेगा, अगर बनाया है तो जो वैल्यू आपने दिखाई वही OMV ली जाएगी, वही आपको GST पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज, और फिर उसी का आप ITC बुक कर सकते हैं आराम से। ये आपका एक और एडिशन है, मुझे नहीं लगता एग्जाम एंगल से ये इतना इंपॉर्टेंट एडिशन है, बट एक अपडेट है, उसके हिसाब से हमने इसे कवर कर लिया। हमारे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे 3 अपडेट से हमने वो तीनों अपडेट्स डिस्कस कर लिए हैं। ब्रीफली समराइज करें तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में 2 अपडेट्स कवर किए और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में हमने 3 अपडेट्स कवर कर लिए। टाइम ऑफ सप्लाई में 2 अपडेट्स हमने क्या कवर किए थे, पहला वाज रिलेटेड टू HAM मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल, जो हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए NHAI के रिलेटेड डिस्कशन लिया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, वहां क्लैरिफिकेशन लिया था। और दूसरा स्पेक्ट्रम सर्विसेज, जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है जहां रिवर्स चार्ज लगता है और 13.3 पढ़ना होता है, तो हमने नया डिस्कशन देखा कि उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपका ड्यू डेट और एक्चुअल डेट व्हिचएवर इज अर्लियर ले लिया जाता है, आपको इनवॉइसेस वगैरह नहीं देखने होते। ये 2 अपडेट्स आपने टाइम ऑफ सप्लाई में देखे। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में आपने 3 अपडेट्स देखे, जिसमें पहला अपडेट बहुत जरूरी था, कॉर्पोरेट गारंटी के रिलेटेड हमने 3 अपडेट्स देखे। रूल 28 सब रूल 2 के अंदर की इन इंडिया कर दिया गया, पर एनम कर दिया गया, और साथ साथ में अगर रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल ITC है तो उस केस में जो आपने डिक्लेयर किया होगा उसी को सही मान लेंगे, 1% वाला करने की जरूरत नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। और उसी के रिलेटेड फिर 5-6 पॉइंट्स हमने सर्कुलर के कवर कर लिए। दूसरा डिस्कशन हमने देखा कि अगर आप रियल एस्टेट वालों से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर रहे हो, तो अगर उसका एक्चुअल नहीं लिया गया है तो उसे कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट मानेंगे और उस पूरे पे GST लगा देंगे। और तीसरा लास्ट डिस्कशन में लिया कि बाहर की एंटिटी से इंडियन एंटिटी अगर कोई सर्विसेज वगैरह रिसीव कर रही है और रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल ITC है तो वो इनवॉइस ना बनाए, एक्चुअल वैल्यू को नील ले लेंगे, कोई रिवर्स चार्ज में पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इनवॉइस बनाया है तो जो वैल्यू का बनाया है उसी को मान लिया जाएगा OMV और उसी पे आप रिवर्स चार्ज में GST पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 2 डिस्कशंस अपने इस पार्ट 3 के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर चैप्टर्स। हमारे मेजॉरिटी जो अपडेट्स है ना वो ये स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स में है। हमारा नेक्स्ट मेजर अपडेट ITC में है, तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में काफी सारा कवरेज हो जाएगा, फिर तो आपके ज्यादा अमेंडमेंट्स बचे ही नहीं है जो हमें अक्रॉस द सिलेबस कवर करने रहेंगे। इसी तरीके से फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।